और ज्यादा पुनीत गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? पुनीत जी, मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को नमस्कार। चंद्रपाल जी अभी जुड़ रहे हैं, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ सर, आपकी वो आ नहीं रही वीडियो वगैरह। चंद्रपाल जी, मेरी आवाज आ रही है? चंद्रपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है सोनी जी? जी आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आज के सेशन में हम श्री चंद्रपाल जी यादव का स्वागत करते हैं। चंद्रपाल जी यादव से जिनका परिचय नहीं है उनको मैं बता दूं। चंद्रपाल जी यादव वर्तमान में मुंडावर जिला अलवर में संदर्भ व्यक्ति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत हैं। आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के सामाजिक विज्ञान विषय के सेशन में चंद्रपाल जी आपसे चर्चा करेंगे। चंद्रपाल जी, मैं बताना चाहूंगा लगभग 10 बच्चों का कल का जो होमवर्क था उनका रिस्पांस आया। 10 बच्चों का अच्छा प्रयास रहा और उनके जो आंसर थे मैंने आपको भेज दिए थे। हाँ बिल्कुल, मुझे आंसर बच्चों के पता लगे। पहले तो आप जो बच्चों के सवाल है ना जी भाई, जो अभी तक उन्होंने पढ़ा है उससे रिलेटेड उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, जी आप उनसे हाथ ऊपर करवाइए और उनसे पूछिए कि भाई किस किस के सवाल हैं। वो पहले सवाल पूछे, उसके जी बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। पीछे अगर कोई दिक्कत है उनको तो आगे समझ में नहीं आता है, जी तो जी पहले पीछे की कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो सॉल्यूशन करे उसका। जी। एक बार सोनी जी से मैं कह रहा हूँ, सूर्य प्रकाश जी को वॉइस ऑन करने के लिए कहिए। सूर्य प्रकाश जी का नंबर नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो आप बेझिझक अपने माइक को जो है म्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं चंद्रपाल जी से।
हाँ बच्चों, कोई जिसका भी कोई सवाल है वो अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। आपको सबको आवाज सुनने में आ रही है? अगर आवाज सुनाई दे रही है तो आप हाथ हाथ ऊपर कर दीजिए, हमारे पास आवाज पहुंच रही है। सवाल जिसको भी पूछना है वो सवाल के लिए हाथ ऊपर कर दे एक बार। चाचा सुनाई कौन दे रहा है? आगे बेटा आपकी आवाज आ गई, अब सुन रहे हैं? हाँ ठीक अब है, सुनाई देने लगा। ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब आवाज आ रही है ना सबके पास? अगर सबके पास आवाज आ रही है तो आप हाथ ऊपर करिए। जी चंद्रपाल जी, सबके पास पहुंच रही है आवाज। हाँ तो कोई सवाल नहीं है बच्चों का? तो सुना जरूरी है तो। योगेश और सरिता, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हाथ ऊपर करें। मैंने कुछ बच्चों के आंसर पढ़े थे जी मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। मुझे कुछ अच्छे भी लगे और कुछ खराब भी लगे। जी जी हाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो मुझे इसका आंसर था, अब कौन ही सुनाई दे रहे हैं? आ रही है बेटा, आवाज आ रही है क्या? आपकी तो आ रही है मेरे पास। ओके चंद्रपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी कोई बच्चों के सवाल है तो वो उनको पूछने दीजिए पहले, अगर नहीं है तो फिर हम शुरू करें आगे। जी जी किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा, ऐसे कितने हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? एक बार हाथ ऊपर करें। फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने वाले हैं कोई? चलिए ठीक है, हम शुरू करें फिर। हाँ जी शुरू करें सर। किसी के कोई सवाल नहीं है तो शुरू करें आगे। सोनी जी प्रारंभ करें। हाँ जरूर सर। हमने कल तक जो पढ़ा वो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने जानकारी पढ़ लिया था सारा का सारा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे घर से करने के लिए और आपको भेजने के लिए, वो दो सवाल थे। एक सवाल था कि गुप्त साम्राज्य का जो सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो जब भी किसी साम्राज्य के सामाजिक जीवन का प्रकाश डालते हैं तो पहली हमारी जो प्रारंभिक लाइन होती है वो होती है कि हमें उसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो अपने को जो शुरू करना था ना, वो शुरू करना था कि गुप्त साम्राज्य के सामाजिक जीवन की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों, जैसे सॉरी अगर मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य, अगर हम गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल के सामाजिक जीवन की जानकारी के जो हमारे स्रोत हैं वो कालिदास के लेख हो गए, या फिर हम इसकी बात कर सकते हैं जूनागढ़ अभिलेख हो गया। तो इस तरीके के हम बताएंगे कि कालिदास के नाटकों से, शूद्रक की ब्रजकटिकम से और फाइयान के जो यात्रा वृत्तांत से हमें गुप्त काल के सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें चाहे कोई भी क्वेश्चन हो सामाजिक जीवन का, पहले हमें स्रोत बताने होंगे। अगर मौर्य काल का होगा तो हमें बताने पड़ेंगे कि मौर्य काल के सामाजिक जीवन की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मैगस्थनीज की इंडिका से और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। ऐसे ही हमें ढूंढने पड़ेंगे गुप्त काल में कि गुप्त काल के हमें किससे प्राप्त होते हैं। तो जो भी हमने किताबें अभी नाम बताया कि शूद्रक की मृच्छकटिकम थी, या फिर इसके अलावा कौटिल्य के इसके क्या नाम है, कालिदास के नाटक थे, अमर सिंह की अमरकोश थे, या फिर फाइयान की जो यात्रा वृत्तांत फोकाओ की थी। तो इन रचनाओं से साथ ही जो अभिलेख हमें मिले, जैसे जूनागढ़ अभिलेख है, इन अभिलेखों से हमें गुप्त काल के सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है।
तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि उसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से, कैसे पता लगा कि इसकी क्या है। फिर उसमें हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि गुप्त काल में जो समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 जातियों में 4 वर्ण थे, और जो बाकी सभी विद्यार्थियों ने लगभग सही लिखा है कि इस वर्ण व्यवस्था के सबसे ऊपरी स्तर पर जो विराजमान थे वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को कार्य जो है वो अध्ययन अध्यापन करना होता, तो वो सभी इस विद्यार्थियों ने सही लिखा था। महिलाओं की स्थिति के बारे में तो आपने अलग अलग काट के लिखा है, जो है टॉपिक वाइज अलग अलग काट के वर्ण व्यवस्था है, फिर उसके बाद में महिलाओं की स्थिति है। वो आप चाहे तो आप बिंदु वाइज भी लिख सकते हैं, और चाहे आप एक के पार्ट के रूप में भी आप लिख सकते थे। चलिए छोड़िए उसको, जो भी आपने लिखा है वो अच्छा लिखा है, कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा लिखा है। अब हम आगे आते हैं। आज हम 4 वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आज के हमारा पहला रहेगा वो रहेगा वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश। इसके बाद जो दूसरा हमारा रहेगा वो रहेगा, हम त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 वंश हमारे आते हैं, बंगाल का पाल वंश, पश्चिमी भारत का गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट वंश। तो दूसरा जो है हमें त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ना है। तीसरा हमें दक्षिण भारत का जो है चोल वंश उसकी जानकारी प्राप्त करनी है, और चौथा जो दक्षिण भारत का ही पल्लव वंश है उसके बारे में हम प्राप्त करेंगे। तो पहले आज हमें क्या क्या करना है उस पर आप केंद्र बिंदु कर लीजिए कि आज हमें 4 चीजें पढ़ने हैं, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है? पहला है वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश। दूसरा जो है वो हमारे आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें 3 वंश आएंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा जो है वो पल्लव वंश। ये 4 ही हमें पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने हमें। सबसे पहला जो आएगा वो हमारे आएगा वर्धन अथवा पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश के बारे में आपको थोड़ा सा अगर आपने सुना हो तो एक राजा हुआ था जिसका नाम था हर्षवर्धन। हाँ, क्या हो गया सर? वर्धन वंश के बारे में आपको एक थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए मैं बता देता हूँ। क्या हो गया? वर्धन वंश की सोनी जी माइक ऑफ करिए। हाँ कर दिया सर, कर दिया। वर्धन वंश की जो हमें मुख्य रूप से अगर आपको थोड़ा सा जानकारी दूं तो बताऊंगा कि वर्धन वंश के एक बहुत महान शासक हुए हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन। बहुत महान शासक हुए हैं, उसी से संबंधित वंश था। इस वर्धन वंश की स्थापना लगभग हम मान सकते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी में पुष्यभूति के द्वारा की गई थी, और हरियाणा में थानेश्वर जो है वो इस वंश की राजधानी होती थी। ठीक है, इसीलिए इस वर्धन वंश को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश के वैसे तो इसके सबसे महान शासक जो है वो हर्षवर्धन ही हुए हैं। सारे हमें हर्षवर्धन के बारे में ही जो हमारे सवाल पूछे जाएंगे। फिर भी हमें 3 शासकों के नाम हमारे दिए हुए हैं। एक है प्रभाकर वर्धन, दूसरा है राज्यवर्धन, और तीसरा है हमें हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है वो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिता थे। हर्षवर्धन जो शासक हर्ष हुए थे उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। इनकी प्रभाकर वर्धन जो थे वो 580 ईस्वी से लेके और 605 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। इन्होंने महाराज की जो है वो उपाधि धारण की थी, और थानेश्वर जो है वो इनकी राजधानी थी। कोई याद रखने वाली इनके चीज है नहीं, ना ही आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा प्रभाकर वर्धन से रिलेटेड। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी। इनका बड़ा पुत्र जो है वो राज्यवर्धन था, छोटा पुत्र जो है वो हर्षवर्धन था, और एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। तो इनकी जो पुत्री थी राजश्री, उसका विवाह कन्नौज का एक उस समय एक बहुत महान कन्नौज जो है, सोनी जी देखना किसका माइक ऑन है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, और उस समय कन्नौज जो है वो बहुत प्रसिद्ध होता था, और ये मौखरी, कन्नौज के मौखरी वंश जो है वो एक प्रसिद्ध राजवंश होता था। तो ये प्रभाकर वर्धन की जो बेटी थी राजश्री, हर्षवर्धन की बहन, उसका विवाह
कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। अब आप कहेंगे कि सर ये विवाह की बातें आप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस विवाह से ही सारी वंश का जो है वो सारी कहानी जो है वो प्रारंभ है। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के पश्चात जो इसका बड़ा बेटा था राज्यवर्धन वो शासक बनता है। अब जब राज्यवर्धन शासक बना तो जब राज्यवर्धन शासक बना तो इसके शासक बनते इसके बेचारे के बहुत सारी समस्याएं आने लग गई। पहली समस्या जो मेन समस्या इसके सामने आई वो आई कि इसके जो बहनेऊ था कन्नौज के मोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मन, उसके ऊपर बंगाल के गौड़ शासक शशांक के द्वारा आक्रमण कर दिया गया और उसने इस ग्रहवर्मन को पराजित कर दिया और उसको मार डाला। उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन अपने बहनोई का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन सेना लेकर गया तो राज्यवर्धन भी मारा गया। अब हर्षवर्धन जो है उसको मजबूरी में, उसका नहीं था राजा बनने में, मजबूरी में उसको शासक बनना पड़ा। तो 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन जो है वो इस पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का शासक बनता है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासक रहता है। हर्षवर्धन कब से कब शासक रहा? 606 ईस्वी से लेके और 647 ईस्वी तक। तो पहला काम तो इसको अपना बदला लेना था, क्योंकि इसकी जो बहनोई की और इसके भाई की हत्या इसके एक दुश्मन शशांक के द्वारा की थी। तो इसने शशांक के ऊपर अपनी एक सेना भेजी और उसको पराजित किया। अब हर्ष के बारे में जो हमारे क्वेश्चन बनता है वो एक तो बनता है कि हर्ष का लगभग अपन हम देखें कि संपूर्ण उत्तर भारत के ऊपर हर्ष का साम्राज्य था, हर्ष का राज्य था, उत्तर भारत के ऊपर राजा करता था। हर्ष के अनम्यूट कर दिया मैं द्वारा 3 नाटकों की रचना हर्ष के द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई थी। जो ये 3 नाटक हर्ष के थे, इनमें एक जो महत्वपूर्ण था वो था रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। एक आवाज आ रही है सोनी जी। कर दिया सर, कर दिया। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी आवाज को आप अनम्यूट मत कीजिए। आप स्काउट की ड्रेस में खड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा सर अनम्यूट मत कीजिए आवाज को। तो हर्ष के द्वारा 3 जो है वो किताबें लिखी गई, 3 नाटक लिखे गए, जो कौन कौन से थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक हर्ष ने लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये हमें याद रखने के हर्ष ने कौन कौन से नाटक लिखे। हर्ष का एक दरबारी था जिसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने 2 किताबें लिखी, एक हर्ष चरित्र और दूसरा कादम्बरी। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं। किताबों के नाम हमें पूछ लेते हैं कि बाण भट्ट के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। तो एक तो हर्ष चरित्र था और दूसरी थी कादम्बरी। इन दोनों पुस्तकों की रचना हर्ष के मित्र और दरबारी बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। हर्ष जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता था, बौद्ध धर्म में इसकी आस्था थी और बौद्ध धर्म को आस्था के कारण ये हर 5 वर्ष बाद जो है वो अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है प्रयाग में एक सभा आयोजित करता था और उसमें सारी संपत्ति जो है वो दान कर देता था। हर्ष के समय में एक महान बौद्ध विद्वान चीन से आए थे, एक चीनी यात्री, महान चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था ह्वेनसांग। तो एक क्वेश्चन आपका छोटा सा बनेगा कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया? तो ह्वेनसांग हर्ष के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया? ह्वेनसांग हर्ष के समय में भारत आया था, जिसने अपना जो यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा के संबंध में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी नाम से इसने किताब लिखी थी, इसमें यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया था। तो 3-4 चीजें हमने बता दी। पहले तो हर्ष के द्वारा जो लिखे गए 3 नाटक थे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। एक दूसरी चीज हमने बताई कि हर्ष के दरबारी बाण भट्ट के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, एक जो आपके थे कादम्बरी और दूसरा हर्ष चरित्र। ये 2 किताबें उसने लिखी थी। तीसरी मैंने बताया था कि प्रयाग में हर 5वें वर्ष जो है अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर देता था और बौद्ध धर्म में ये आस्था रखता था।
और चौथी चीज आपको बताया कि महान चीनी यात्री ह्वेन सांग जो है वो हर्ष के समय में भारत में आया था, ये हमें याद रखना है। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है कि हर्ष के साथ ही एक पुष्यभूति या वर्धन वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। इसमें हमें कुछ भी और चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर्ष के समय में जो कन्नौज है वो इतना प्रभावी हो गया था कि बाद में जो दूसरे साम्राज्य थे उनमें कन्नौज के ऊपर अधिकार के लिए उनकी लड़ाई होती थी। कन्नौज जो है अगर हम बात करें तो एक उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भारत का जो महान मैदान है उसके केंद्र में स्थित है, गंगा यमुना के दोआब में स्थित है ये। तो ये भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल था, इसलिए इस पर अधिकार करने के लिए तीन जो साम्राज्य थे उनके आपस में, उनके बीच में आपस में लड़ाई हुई 8वीं शताब्दी में। और वो तीन साम्राज्य जो है वो तीनों ही साम्राज्य कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। इन तीन साम्राज्यों की आपस की जो लड़ाई हुई उसे हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन साम्राज्यों के बीच जो आपस की लड़ाई हुई उसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ये जो तीन साम्राज्य थे इनमें पहला जो है वो था बंगाल का पाल वंश। पहला जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन वंश कौन कौन से थे? बंगाल का पाल वंश, पश्चिमी भारत का गुर्जर प्रतिहार और दक्षिणी भारत का राष्ट्रकूट वंश। ये तीन जो वंश थे जिन्होंने कन्नौज पे अधिकार के लिए ये लगातार लगभग 150-200 सालों तक ये आपस में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लगातार लड़ते थे। अब इन तीनों वंश के बारे में, वंशों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल का पाल वंश। बंगाल का जो पाल वंश है इसकी स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई थी। वहां के उस समय काफी अस्थिरता विद्यमान थी और कुछ लोगों ने मिलके एक ग्वाला व्यक्ति था उसी को शासक बना दिया। तो 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कब की थी स्थापना? 750 ईस्वी में इसके गोपाल के द्वारा इस पाल वंश की स्थापना की गई। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर हम बात करें तो वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने 770 ईस्वी से लेके और 810 ईस्वी तक बंगाल के ऊपर या पाल वंश के ऊपर शासन किया। तो जो चीज हमने याद रखनी है वो याद रखनी है कि पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? धर्मपाल था। और धर्मपाल ने 770 ईस्वी से लेके और 810 ईस्वी तक बंगाल के ऊपर शासन किया। इस धर्मपाल के समय ही जो त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका शासक था वत्सराज। वत्सराज ने कन्नौज के ऊपर अधिकार करने के लिए कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। अब कन्नौज पर आक्रमण किया तो कन्नौज की मदद करने के लिए धर्मपाल आया, तो वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। अब धर्मपाल की मदद करने के लिए नीचे से राष्ट्रकूट शासक ध्रुव आ गया, तो इन तीनों की आपसी लड़ाई होगी। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ कहते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ धर्मपाल के समय ये हुआ था। धर्मपाल के बारे में जो हमें दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि धर्मपाल ने नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा जो विश्वविद्यालय जो था इसका जीर्णोद्धार जो है वो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। साथ ही इसने विक्रमशिला नामक नए बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला महाविहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा जो है वो की गई थी, ये हमें ध्यान रखना। तो धर्मपाल के जो अपने 3-4 चीजें होगी। पहली चीज होगी कि धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी के बीच में शासक रहा। दूसरी चीज धर्मपाल के बारे में थी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। और तीसरी चीज धर्मपाल के समय कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। इसके अलावा पाल वंश में हमारे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो हमें याद रखने की आवश्यकता है। हमें फिर दोबारा से देख लीजिए, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? गोपाल के द्वारा की गई। पाल वंश का सबसे
शक्तिशाली या महान शासक जो है वो धर्मपाल था, जो 770 ईस्वी से लेके और 810 ईस्वी तक ये शासक रहा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथ ही इसी के समय में कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है वो प्रारंभ हुआ था, ये हमें याद रखना है। इस धर्मपाल के बाद जो हमारा जो दे रखा है हमारी किताब में, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो किताब के अनुसार जो किताब में दिया गया मटेरियल है वो ही पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। पाल वंश के बाद जो दूसरा वंश हमारा दे रखा है वो दे रखा है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की एक छोटा क्वेश्चन जो बनता है वो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। और कब की गई स्थापना? राष्ट्रकूट वंश का प्रारंभ कब किया गया? 736 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। राष्ट्रकूट जो है वो दक्षिण भारत, मुख्य रूप से हम बात करें तो महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में इनका शासन जो है वो होता था। इस वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा, एक महान शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने अजंता एलोरा, जो महाराष्ट्र में अजंता एलोरा है, एलोरा में एक बहुत ही विशाल, बहुत ही प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। इस कैलाश मंदिर का निर्माण इसी वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसके समय में जो त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ, तो आपको बताया था कि पाल वंश का शासक धर्मपाल था, गुर्जर प्रतिहार का वास था, और राष्ट्रकूट शासक जो है वो ध्रुव के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के समय में ये जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ जो है वो हुआ। अब आता है कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शासक कौन था? तो अमोघ वर्ष जो है वो इस राष्ट्रकूट वंश का जो है वो सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक, जिसने मान्यखेड़ को जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी चंद्रपाल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा जोड़ते हैं उनको। तब तक हम थोड़ा सा ये जिक्र कर लेते हैं कि चंद्रपाल जी ने अभी बताया कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से वंश के बीच में हुआ था, कौन बताएगा? किन किन वंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष यानी तीन वंश थे जिन्होंने आपस में युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध लगभग 100 वर्ष तक चला था। कौन बताएगा? जी बताइए। अनम्यूट करके बताइए, आप अनम्यूट करके। हाँ जी बताइए। राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश। और तीसरा? तीसरा गुर्जर प्रतिहार वंश था। गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जब ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तब पाल वंश का कौन सा शासक था? पाल वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। सर जी सर हाँ जी। गोपाल
गोपाल, सर ठीक। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? जी बेटा बताइए। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने की थी, शाबाश। राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। लिखा लिखा। राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? अभी बताया था, लास्ट में यही बता के गए हैं गुरुजी। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लें। राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक अमोघ वर्ष हुआ था। अमोघ वर्ष। एक सूचना दे रहा हूं, अभी इस मीटिंग को एंड कर रहा हूं। आप 2 मिनट बाद में दोबारा जुड़ना। 2 मिनट बाद में अगर हम दोबारा जुड़ेंगे तो 40 मिनट का सेशन दोबारा चल जाएगा, क्योंकि अभी 2 या 3 मिनट बाकी रहे हैं इस मीटिंग में। आप दोबारा जो है, यस सर, मैं मीटिंग क्रिएट कर रहा हूं, दोबारा आप जुड़ जाना इससे। ठीक है।